हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम ऋतिका है और आज इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और कुछ चीज़ें आप इस वीडियो में नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे होता है, डीएनए की लोकेशन कहाँ पे है। सबको पता है डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बचपन में हमने एक बात पढ़ी थी कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों न्यूक्लियस को ही ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शन डीएनए ही कंट्रोल करता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में हर सेल का अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर जो है उसके सेल इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हार्ट मसल सेल्स जो होते हैं वो हार्ट की पंपिंग में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स का अलग फंक्शन होता है। हर टाइप के सेल का अपना फंक्शन होता है। मतलब हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं और हर सेल में सेम डीएनए है, लेकिन हर सेल का अपना फंक्शन है। ये कैसे पॉसिबल है? सेल का फंक्शन डिपेंड करता है कौन सा पार्ट डीएनए का उस सेल में एक्टिव है। मतलब हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं जिसमें सेम डीएनए है, ठीक है, लेकिन हर टाइप के सेल में अलग डीएनए का पार्ट एक्टिवेटेड है। लिवर सेल में इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग डीएनए का सीक्वेंस एक्टिवेटेड होगा। हार्ट सेल में पंपिंग के लिए कुछ अलग टाइप का डीएनए सीक्वेंस एक्टिवेटेड होगा। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है और मदर सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है, इसी हिसाब से डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये देखने के बाद कि डीएनए का बेसिक फंक्शन क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना, हम देखेंगे कि डीएनए बना कैसे है। डीएनए बना कैसे है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पॉलीमर वर्ड का मतलब समझना होगा। पॉलीमर मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, यानी कि डीएनए अगर पॉलीमर है तो उसका कुछ मोनोमर होगा। तो डीएनए का मोनोमर क्या है, ठीक है। तो डीएनए का मोनोमर क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने डीएनए को तोड़ के दिखाया हुआ है कि डीएनए कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है। ये डायग्राम साइंटिफिकली ठीक नहीं है, बस ये डायग्राम आपको समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए है कि कुछ छोटे कंपाउंड से मिलके डीएनए बना है जो डीएनए के मोनोमर हैं, और डीएनए के मोनोमर को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। जो डीएनए का मोनोमर है यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या? फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी चीज़ नाइट्रोजनस बेसिस, तीसरी चीज़ पेंटोज शुगर, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो डीएनए का मोनोमर बनाती हैं। आप न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हमें इतना ही पढ़ना है, डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे, ठीक। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर पढ़ने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स की जो कैटेगरीज हैं हम वो रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तीन कैटेगरीज हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओलिगो और पॉलीसेकेराइड अभी हमें नहीं ध्यान रखना है। जो मोनोसेकेराइड है उसी के जो सब टाइप्स हैं उसमें पेंटोज शुगर आता है। पेंटोज मतलब पाँच, पाँच यानी कि 5 कार्बन शुगर जो होती है वो पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। तो डीएनए की फॉर्मेशन में हमें पेंटोज शुगर की रिक्वायरमेंट होती है और पेंटोज शुगर एक मोनोसेकेराइड शुगर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, H3PO4 क्या होता है। H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड। तो जब फॉस्फोरिक एसिड का पेंटोज शुगर के साथ रिएक्शन होता है तो वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस बॉन्ड के थ्रू जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो पेंटोज शुगर से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हम डिटेल स्ट्रक्चर देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, पेंटोज शुगर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ये मोनोसेकेराइड शुगर है, ठीक है।
और इसको डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये चेन वाला स्ट्रक्चर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके काम का नहीं है, आपको रिंग स्ट्रक्चर ही बनाना है, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको चेन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो ये पेंटोज शुगर है यानी कि 5 कार्बन शुगर है। इसके बाद 5 कार्बन के बाद पहला जो कार्बन है ये है एल्डिहाइड, बाकी सब में H और OH ही अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन नहीं होगी, बेसिकली आपको ये समझाने के लिए है। कार्बन 1 और कार्बन 4 मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और उसके बाद ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है तो कार्बन 2 और कार्बन 3 पर जो बॉन्ड्स हैं वो HOH हैं, यानी कि कार्बन 2 के पास भी H और OH है, कार्बन 3 के पास भी H और OH है। तो ये वाली जो शुगर है इसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज होगा जो वो शुगर डीएनए में रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा एक चेन स्ट्रक्चर था जो 5 कार्बन था, ठीक है। उसका जो पहला कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद कार्बन 1 और कार्बन 4 में रिएक्शन हुई तो हमारा रिंग स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब रिंग स्ट्रक्चर आने के बाद अगर कार्बन 2 और कार्बन 3 में HOH है तो वो हमारी राइबोज शुगर होगी और आरएनए की फॉर्मेशन में वो शुगर रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऐसा क्या चेंज होता है राइबोज शुगर में जो डीऑक्सी राइबोज शुगर बना देता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर रिक्वायर्ड होती है हमारी डीएनए की फॉर्मेशन में। ये दोनों शुगर पेंटोज शुगर ही हैं, लेकिन राइबोज शुगर इज रिक्वायर्ड इन आरएनए फॉर्मेशन व्हाइल डीऑक्सी राइबोज शुगर इज रिक्वायर्ड इन डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के पास HOH बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर जो कार्बन 2 है उसके पास HH बॉन्ड हो जाए यानी कि OH व्हेन रिप्लेस्ड बाय H, देन इट इज नोन एज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब जब आपने डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में डिफरेंस समझ लिया है तो कार्बन 1 पर ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट कार्बन पे 2 बॉन्ड्स अटैच हैं, एक OH और एक H, ठीक है। अगर OH को रिप्लेस करके हम उस पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दें तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अब इस स्ट्रक्चर में जब हम फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। This nucleoside when gets attached with the phosphate group, this is known as nucleotide, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले हम फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद हम OH की रिएक्शन कराएंगे पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर का जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमने ध्यान दिया होगा जो 5th कार्बन है उसके OH पर हम रिएक्शन कराएंगे। जब इनकी रिएक्शन होगी तो वाटर रिमूव होगा, OH की रिएक्शन होगी और H2O रिमूव होगा। अब ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद पेंटोज शुगर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कैसे एक से एक मॉलिक्यूल जुड़ता चला गया। अब हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो पेंटोज शुगर पर अटैच हुए थे कार्बन 1 पर OH ग्रुप को हटाकर, ठीक है। इन दोनों को हमने बोला था, जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको हमने न्यूक्लियोसाइड्स बोला था। अभी तक हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में इतना ही जानते थे। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस के कितने टाइप्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के इन टोटल 2 टाइप्स होते हैं। पहले प्यूरीन्स, दूसरे पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स जो होते हैं वो 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरीन्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। और जो पायरिमिडीन्स होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किसका है। एटलीस्ट 2-2 बार ये सारे स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है डार्क ब्लू में, ये है फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है
और उसके बाद जितने भी कलरफुल हैं ए, जी, टी, सी, ये सब हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये इसी टाइप से अटैच होते हैं। देखिए, जब एक और दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। अभी तक मैंने आपको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पढ़ाया था जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था पेंटोज शुगर के साथ 5th कार्बन पे, ठीक है। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो उस बॉन्ड को, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डीएनए होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है। अब वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक पेंटोज शुगर अटैच है, एक ग्वानिन अटैच है, इस न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे ग्वानिलिक एसिड। तो इस हिसाब से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। तो अब आप खुद बताइए कि डीएनए एक होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है। ऑब्वियसली डीएनए एक हेट्रोपॉलीमर है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो एक चीज और इम्पॉर्टेंट है डीएनए के बारे में, डीएनए की बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ठीक है। शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच हैं और डीएनए की बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। अब जो डायग्राम आपके सामने आया है ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब दो स्ट्रैंड है। अभी तक हम आधा डीएनए देख रहे थे, सबसे पहले हमने छोटा पार्ट देखा, फिर देखा कि डीएनए कैसे कैसे बनता है। अब हम देख रहे हैं पूरा डीएनए। इसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। एंटी पैरेलल क्यों बोलते हैं? डायग्राम में देखो, पहला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, लेकिन उसी के साइड में देखो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे एंटी पैरेलल बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। जो साइटोसिन और ग्वानिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं और एडेनिन और थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी है, तो डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनली अब आप अपनी स्क्रीन पर डीएनए का एक्चुअल डायग्राम देख पा रहे हैं। एक्चुअल डायग्राम इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें टर्न्स हैं। पिछले वाले डायग्राम में कोई टर्न नहीं था और ये जो डायग्राम था इसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो इस डायग्राम को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो गोल गोल वाली सीढ़ी नहीं होती है, कई घरों में देखी होगी या कहीं मॉल्स में कहीं पे भी आपने देखी होगी, उन सीढ़ियों को आप इमेजिन करके आप इस डीएनए को समझ सकते हैं। ये डायग्राम जो दिया था, इस डायग्राम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो वॉटसन और क्रिक ने दिए थे। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है विद कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपको वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, बोर्ड में पूछी जाती है, 5 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। आई होप आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू स्कूल डेमी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।